दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, अपने आप को देश का प्रमुख नागरिक बताने वाले 272 लोगों ने एक खुला पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हमला करके लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं से उनका सीधा मतलब चुनाव आयोग से है और हमले से उनका सीधा मतलब वोट चोरी के खिलाफ और एसआईआर के खिलाफ राहुल द्वारा चलाए गए अभियान से है। इन तथाकथित रूप से प्रमुख नागरिकों में रिटायर्ड जज हैं, रिटायर्ड सरकारी अफसर हैं, रिटायर्ड फौजी अफसर हैं और कुछ खुद को बुद्धिजीवी बताने वाले लोग हैं। इन लोगों ने राहुल गांधी द्वारा की गई चुनाव आयोग की आलोचना को जहरीली लफ्फाजी करार दिया है। आज की चर्चा में मैं इस पत्र में कही गई बातों की जांच करूंगा। यह पत्र मुख्य रूप से जस्टिस ढींगरा ने लिखा है। बाकी लोगों ने उनकी लिखी गई इबारत पर दस्तखत किए हैं। खास बात यह है कि यह खुला खत ठीक उस समय जारी किया गया है जब कांग्रेस पार्टी देश के 12 राज्यों में हो रही एसआईआर की प्रक्रिया के विरोध में जन गोलबंदी का कार्यक्रम ले रही थी। ठीक जिस समय गैर भाजपा विपक्ष चुनाव आयोग द्वारा की जाने वाली एसआईआर के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा था, उसी समय ये कथित प्रमुख नागरिक भारत के इतिहास के सबसे ज्यादा पक्षपाती चुनाव आयोग की तरफदारी में सामने आते दिखाई पड़े हैं। कहना ना होगा कि यह पत्र न केवल खुला है, बल्कि उसके पीछे का रहस्य भी पूरी तरीके से खुला हुआ है। इन तथाकथित प्रतिष्ठित लोगों में कोई पूर्व चुनाव आयुक्त नहीं है, यानी चुनाव का संचालन इनका क्षेत्र नहीं है, इनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं है। इन लोगों में से जज हैं, लेकिन इन्हें भारतीय न्याय व्यवस्था की बुरी हालत पर बोलते हुए कभी न देखा गया न सुना गया। बताया जाता है कि इनमें से कुछ खुफिया एजेंसियों से जुड़े रहे हैं, लेकिन ये लोग भारतीय एजेंसियों के नियमित रूप से हो रहे इंटेलिजेंस फेलियर में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। इनमें से कुछ लोग नागरिक राजनयिक बताए जाते हैं, लेकिन इन्हें भारत की विदेश नीति की पूरी तरह से ढह जाने की चिंता नहीं है। ये कथित रूप से प्रमुख नागरिक किसी और समस्या से चिंतित होते ही नहीं। इन्हें दिल्ली में बढ़ रहे खतरनाक प्रदूषण की कोई चिंता नहीं है। इन्हें बढ़ती हुई गरीबी, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति की कोई चिंता नहीं है। ये अगर चिंतित हैं, तो बस राहुल गांधी की राजनीति से ही चिंतित हैं। मेरा पहला सवाल यह है कि अगर चुनाव आयोग पर राहुल गांधी और विपक्ष के आरोप जहरीली लफ्फाजी हैं, तो इन पत्र लेखकों को चाहिए था कि वे कम से कम इन आरोपों का सिलसिलेवार जवाब देते और साबित करते कि ये आरोप झूठे क्यों हैं। राहुल गांधी ने केवल आरोप ही नहीं लगाए हैं, बल्कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित वोटर लिस्टों और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करके प्रमाण भी पेश किए हैं, पुख्ता प्रमाण पेश किए हैं, जिनमें से एक भी प्रमाण का आज तक खंडन नहीं किया गया है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं, तो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को बदनाम कर रहे हैं, तो इन पत्र लेखकों ने सरकार से यह मांग क्यों नहीं की कि राहुल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। आखिरकार इन पत्र लेखकों में कई पूर्व न्यायाधीश और ऊंचे सरकारी अफसर हैं। इन्हें कानून की अच्छी तरह जानकारी है। अगर इन्हें यकीन है कि राहुल गांधी की बातें दूषित इरादे से कही गई हैं, तो वे क्यों ऐसे व्यक्ति को जेल से बाहर रखना चाहते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसको कई मीडिया मंचों पर कुछ दूसरे पत्रकारों ने भी पूछा है। मैं भी इस सवाल को पूछना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं और संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर झूठा आक्रमण कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के तो छोटे-छोटे कार्यकर्ता भी भाजपा विरोधियों के खिलाफ थाने में रपट लिखाने या उनके खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं दायर करने में माहिर हैं। वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? आइए देखें कि इन लेखकों ने जिन आरोपों का जवाब नहीं दिया, या कहें तो जिन आरोपों को वे जहरीला कह रहे हैं, लेकिन अपनी बात को साबित करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, तो वे आरोप कौन से हैं? और अगर उनका जवाब नहीं मिला, तो भारत के चुनावी लोकतंत्र को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं सिलसिलेवार इन आरोपों को आपके सामने रखता हूं। नंबर 1, राहुल गांधी और विपक्ष की तरफ से पहला और सबसे बड़ा आरोप यह लगाया गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ही
आयोग भाजपा से साठगांठ करके सत्ताधारी पार्टी को जिताने के इरादे के साथ चुनाव प्रक्रिया का संचालन कर रहा है। वह न केवल वोट डालने की प्रक्रिया में गड़बड़ी करता है, बल्कि वोट गिनने की प्रक्रिया में भी बेईमानी करता है। इन बेईमानियों के कारण भाजपा को लोकसभा चुनाव में कम से कम 76 सीटें बेईमानी से जीतने का मौका मिल गया। अगर ये सीटें भाजपा को न जीतने दी जाती और ईमानदारी से वोट डलवाए जाते और गिनवाए जाते, तो इसमें नरेंद्र मोदी विपक्ष में होते और कांग्रेस के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में गैर भाजपा सरकार शासन कर रही होती। नंबर 2, दूसरा बड़ा आरोप यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद आयोग ने भाजपा के साथ साठगांठ करके उसे महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार विधानसभाओं के चुनाव जितवाए। इन तीनों चुनावों में जमकर वोट चोरी हुई। राहुल गांधी ने अपनी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में सबूतों के साथ दिखाया है कि वोट चोरी का पैटर्न क्या था। यह वोट चोरी लोकसभा चुनाव से ही चल रही थी। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कर्नाटक के उदाहरण से प्रदर्शित किया कि यह वोट चोरी कैसे होती है। चुनाव आयोग की मदद से इस काम में प्रशिक्षित एक ही दल घूम घूम कर सारे देश में विभिन्न तारीखों पर, विभिन्न इलाकों में, विभिन्न मतदान केंद्रों पर भाजपा को वोट देता है। एक ही व्यक्ति बनारस में नरेंद्र मोदी को वोट देता है, वही महाराष्ट्र में भी वोटिंग करता है, वही कर्नाटक में वोट डालता है। डिजिटल एक्सपर्ट्स की एक सेंट्रल टीम किसी गुप्त जगह बैठकर फर्जी वोटर आईडी बनाती है। वोटर लिस्टों में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर ये फर्जी वोटर शामिल किए जाते हैं। एक खास समय में, विशेष तौर से मतदान की अवधि के अंतिम दौर में, बड़े पैमाने पर ये वोट डलवाए जाते हैं। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने इस डिजिटल फ्रॉड की पोल खोली। तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूरी तरह से साबित कर दिया कि हरियाणा चुनाव किस तरह बेईमानी से जीता गया। हरियाणा चुनाव में आयोग द्वारा और भी कई तरह की बेईमानियां की गईं, जैसे मतदान खत्म होने के बाद एक बार नहीं, दो बार, तीन बार 5% से 11% तक वोटों का प्रतिशत बढ़ाया गया। जहां जहां वोट प्रतिशत बढ़ा, वहां वहां आमतौर से भाजपा उम्मीदवार चुनाव जीते। यही हथकंडा लोकसभा चुनाव के दौरान आजमाया गया था। अपने इस हथकंडे को कामयाब करने के लिए आयोग पोलिंग एजेंटों को मांगने पर भी फॉर्म 17C नहीं देता। इस फॉर्म में पीठासीन अधिकारी को मतदान के पूरे आंकड़े दर्ज करके, दस्तखत करके देना होता है। 4, राहुल और विपक्ष का एक और बड़ा आरोप यह है कि न तो राजीव कुमार का चुनाव आयोग और न ही ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग आदर्श चुनाव संहिता का पालन कर रहा है। संहिता के लागू होने के बाद न तो लैपटॉप बांटे जा सकते हैं, न साइकिलें बांटी जा सकती हैं या और कोई चीजें बांटी जा सकती हैं, न ही नकदी बांटी जा सकती है। आदर्श चुनाव संहिता एकदम स्पष्ट है कि कोई भी योजना घोषित नहीं की जा सकती और न ही पुरानी योजना के तहत नकदी या चीजों का वितरण किया जा सकता है। लेकिन बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना के तहत 10-10 हजार की किस्तें लाभार्थियों के खाते में भेजी जाती रही। वृद्धा पेंशन तो मतदान के एक दिन पहले तक खातों में जाती रही। एनडीए सरकार ने चालाकी से मजदूरों को दिए जाने वाले धन को भी रोक लिया था, ताकि उसे ठीक मतदान से पहले देकर उनके वोट हासिल किए जा सके। हर गांव में 60 से 65 घरों में ये रकमें पहुंची। यह खुले तौर पर वोट फॉर कैश का मामला है। चुनाव आयोग ये तर्क देता है कि योजनाएं पहले से चल रही थी। यह एक झूठा तर्क है, क्योंकि पहले से चल रही योजनाओं के तहत भी चुनाव मुहिम के तहत धन वितरण नहीं हो सकता। नंबर 5, चुनाव आयोग ने बिहार के 90,000 बूथों पर 1,80,000 जीविका दीदियों को मतदान फैसिलिटेटर के तौर पर नियुक्त किया। यानी एक बूथ पर 2 जीविका दीदियां तैनात थी। इन दीदियों के खाते में सरकार 10-10 हजार रुपए डाल चुकी थी। इन्हें लालच भी दिया गया था कि अगर एनडीए सरकार आई तो उनके पास स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए और प्राप्त करने का मौका होगा। साथ में यह डर भी दिखाया गया कि अगर एनडीए चुनाव हार गया तो न 2 लाख मिलेंगे और ये 10 हजार रुपए भी वापस लिए जा सकते हैं। इस तरह से भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर जीविका दीदियों के रूप में अपने पेड एजेंट नियुक्त किए। इन दीदियों ने महिलाओं को प्रेरित किया कि वे एनडीए को ही वोट दें। ऐसा करने के पीछे उनका स्पष्ट स्वार्थ था। चुनाव आयोग ने इन तमाम शिकायतों का कोई उत्तर नहीं दिया। भाजपा ने बड़े पैमाने पर बिहार के बाहर से बिहारी कामगारों को स्पेशल ट्रेनों में भर भर कर अपने खर्चे पर बिहार भेजा और वोट डलवाए। एक अनुमान के अनुसार 50 लाख के आसपास वोटर बाहर से लाए गए। भाजपा के नेताओं ने खुलेआम रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों पर खड़े होकर दावा किया कि वे अपने खर्चे पर इन मतदाताओं को बिहार भेज रहे हैं। आचार संहिता के अनुसार पार्टियां वोटर को उनके घर से मतदान केंद्र तक अपने साधनों का उपयोग करके नहीं ला सकती, लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल चुप रहा, उसने यह सब होने दिया।
चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव से पहले वहां एसआरआई कराई, 7वां नंबर है ये। चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव से पहले वहां एसआईआर कराई। यह 1960 के लोक प्रतिनिधित्व कानून का खुला उल्लंघन था। इस कानून में एसआईआर यानी वोट लिस्टों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई प्रावधान है ही नहीं। उसमें या तो समरी रिवीजन का एसआर का प्रावधान है या इंटेंसिव रिवीजन यानी आईआर का प्रावधान है। यानी एसआईआर एकदम मनगढ़ंत कैटेगरी है जिसे चुनाव आयोग प्रक्रिया को सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए आयो, आयोजित कर रहा है। लगातार झूठ बोला गया कि एसआईआर पहले भी होती रही है। चूंकि यह कैटेगरी थी नहीं तो एसआईआर हो भी कैसे सकती थी। पहले या तो एसआर एसआर हुई है या आईआर हुई है। नंबर 8, एसआईआर के तहत लोगों से ऐसे प्रमाण पत्र मांगे गए जो ज्यादातर लोगों के पास होते ही नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया कि प्रमाण पत्र न होने की सूरत में मनमाने तरीके से लोगों के वोट काटे जा सकें। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काटे गए, फिर उतने ही मनमाने तरीके से लोगों के वोट जोड़े गए। नंबर 9, एसआईआर के जरिए जोड़े जाने वाले वोटों का प्रभाव यह पड़ा कि जितने वोट जोड़े गए भाजपा और एनडीए के उम्मीदवारों के खाते में उतने ही या उसी के आसपास वोट बढ़ गए। उन्हें बड़े अंतराल से जीतने में मदद मिली, चाहे मधुबनी हो, बक्सर हो या दूसरे निर्वाचन क्षेत्र हो। इस तरह के खेल के उदाहरण एक नहीं बल्कि अनगिनत हैं। चुनाव आयोग इस ओर भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। नंबर 10, चुनाव आयोग सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ की जाने वाली शिकायतों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, चुपचाप बैठा रहता है। न ही उसकी तरफ से कोई आधिकारिक वक्तव्य आता है। ज्ञानेश कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया। वह केवल सूत्रों के हवाले से खबरों में मीडिया में खबरें प्लांट करता है। भाजपा उसका बचाव करती है, जबकि बचाव स्वयं चुनाव आयोग को करना चाहिए। दोस्तों, इन 10 बिंदुओं से स्पष्ट है कि इन 272 कथित प्रमुख नागरिकों को अपना खुला पत्र चुनाव आयोग के नाम लिखना चाहिए था कि वह चुनाव प्रक्रिया को विकृत करने की भूमिका क्यों निभा रहा है। वह भारतीय जनता पार्टी के साथ एक नापाक साठगांठ क्यों किए हुए है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। दरअसल इन कथित प्रमुख नागरिकों को डर है कि अगर राहुल गांधी ने एसआईआर के नाम पर हो रहे चुनावी फर्जीवाड़े के खिलाफ अभियान खड़ा कर दिया तो मोदी सरकार का क्या होगा। ये किसी न किसी प्रकार मोदी और उसके असंवैधानिक पार्टनर चुनाव आयोग को बचाना चाहते हैं। खास बात यह है कि ये कथित प्रमुख नागरिक टीएन शेषन जैसे नामी गिरामी और प्रतिष्ठित मुख्य चुनाव आयुक्त की विरासत का बेजा इस्तेमाल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये कथित प्रमुख नागरिक भूल गए कि शेषन का कहना क्या था। शेषन कहते थे कि वे भारत सरकार के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं हैं, बल्कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्या राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार जैसे सरकारी प्यादों की टीएन शेषन से तुलना की जा सकती है? दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके सामने आपके अपने चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। आपकी बातों का मैं जवाब दूंगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल भी करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।